नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। स्वास्थ्य, रक्षा समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति। पंद्रहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम बार के युवा मतदाताओं को दिए एपिक कार्ड। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के कार्यों को सराहा। भाजपा के संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से में युवाओं और श्रमिकों पर विशेष ध्यान। 50,000 सरकारी नौकरियों के साथ 20 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने का वादा। केजरीवाल को दी झूठ की राजनीति बंद करने की नसीहत। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों से आए हुए विशिष्ट अतिथियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया आत्मीय संवाद। कहा, गांव और दिल्ली के बीच दिल की दूरी समाप्त करने का है कार्यक्रम का उद्देश्य। और हमास ने बंधक बनाए गए 4 इजरायली महिला सैनिकों को किया रिहा। सभी बंधकों को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को सौंपा। बदले इजरायल की ओर से हमास से जुड़े लगभग 200 बंदियों को किया जाएगा रिहा। सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। भारत और इंडोनेशिया के बीच आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों की वार्ता के बाद विभिन्न सहमति पत्रों और समझौतों का आदान प्रदान किया गया। इनमें स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और डिजिटल विकास से जुड़े समझौते शामिल हैं। साथ ही दोनों देशों के सीईओ फोरम से जुड़ी रिपोर्ट भी जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साझा वक्तव्य में द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई गई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे और इस बार भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हमने आपसी सहयोग को और सशक्त करने का निर्णय लिया है। हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में भारत अपने अनुभव जैसे कि मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडोनेशिया के साथ साझा कर रहा है। हमने तय किया है कि एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस और स्टेम एजुकेशन के क्षेत्रों में भी साथ मिलकर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का भी जिक्र किया। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में साथ काम किया जाएगा। हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डी रेडिकलाइजेशन में सहयोग पर भी बल दिया है। आज मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी में हुए समझौते से क्राइम प्रिवेंशन, सर्च एंड रेस्क्यू और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा सहयोग और मजबूत होगा।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत के साथ मजबूत सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया यात्रा का न्योता भी दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत से मिल रहे सहयोग पर आभार जताया। Bakri, Chairman, Indonesia. We also thank you, Prime Minister, for your assistance. We study your programs, we send technical teams, and now we are implementing many of the programs which for us has been good examples in which we would like to basically to learn from your experience. वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी कर दिया है। पहले दो संकल्प पत्र की तरह तीसरे पार्ट में भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां, 20 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर, भव्य महाभारत कॉरिडोर को विकसित करना, यमुना रिवर फ्रंट का विकास करने की बात कही गई है। वहीं 13,000 बस को ई बस में बदलने, गिग श्रमिकों का 10 लाख का बीमा, साथ ही 5 लाख का दुर्घटना बीमा देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सील पड़ी 13,000 दुकानों को खोलने, 20,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से इंटीग्रेटेड पब्लिक नेटवर्क और ग्रीक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात भी संकल्प पत्र में की गई है। संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये केवल कोरे वादे नहीं हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल में हम दिल्ली की सभी समस्याओं का अंत कर देंगे। हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं। जनता के वादे पूरे कर कर विश्वास अर्जित कर कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी हैं। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है। अमित शाह ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भव्य महाभारत कॉरिडोर विकसित करने की भी बात कही। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महाभारत कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के साथ मिलकर कराएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास हम करेंगे। और केजरीवाल जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी सरकार बन जाए उसके 3 साल बाद परिवार के साथ डुबकी लगा देना भैया, यमुना को हम स्वच्छ भी कर देंगे। और आपको बता दें कि युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां देने की बात भाजपा के संकल्प पत्र में कही गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश भर में आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त भी उपस्थित रहे। इस आयोजन में विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि और प्रमुख ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने प्रथम बार के युवा मतदाताओं को एपिक कार्ड दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा राष्ट्रपति को इंडिया वोट्स 2024 सागा ऑफ डेमोक्रेसी शीर्षक वाली ECI कॉफी टेबल बुक की पहली प्रति भेंट की गई। आयोग द्वारा राष्ट्रपति को बैलेट में विश्वास, भारत के 2024 के चुनावों को आकार देने वाली मानवीय कहानियां भी भेंट की गई। ये पुस्तक मानवीय रुचि की कहानियों का एक संग्रह है जो इन चुनावों को अलग बनाती है। बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए CEO जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र को पुरस्कार दिया गया। ECI मीडिया पुरस्कार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दूरदर्शन को पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति ने 60% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग को भी बधाई दी। 2024 के लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने में पूरे देश में 10 लाख से अधिक पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा कर्मियों, पोलिंग ऑफिसर्स तथा कर्मचारियों सहित लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है।
इस चुनाव में लगभग 65 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस संख्या की विशालता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की कुल आबादी लगभग 44 करोड़ है। समावेशी लोकतंत्र की प्रभावशाली झलक चुनाव में देखने को मिलती है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में लगातार 66% से अधिक मतदान के लिए मैं निर्वाचन आयोग और मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन चुनाव में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे समाज और देश के समग्र विकास का महत्वपूर्ण संकेत है। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु के वयोवृद्ध मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं तथा सुदूर क्षेत्रों में बसे जनजातीय मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विशेष प्रयास किए हैं। और यहाँ समाचार में रुक रहे हैं एक अल्प विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है। बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट बैग स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों से आए हुए विशिष्ट अतिथियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आत्मीय संवाद किया। इस कार्यक्रम का आयोजन गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, जुएल ओराम और नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। वहीं लद्दाख से भारत दर्शन के लिए निकले छात्रों को गृह मंत्री ने पुस्तकें भेंट की। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम हमारे दृष्टिकोण में बदलाव की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ये गांवों और दिल्ली के बीच दिल की दूरी समाप्त करने का कार्यक्रम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के डिटेल में जाएंगे तो सड़कें भी बनेगी, दूरसंचार की दूरी भी समाप्त हो जाएगी। सड़कें बनेगी तो भौतिक दूरी भी समाप्त हो जाएगी और कहीं रेल, कहीं रोड, कहीं नजदीक में एयर की कनेक्टिविटी भी होगी। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आपके गांव और दिल्ली के बीच में दिल की जो दूरी है वो दिल की दूरी समाप्त करने का ये कार्यक्रम है, मन की दूरी समाप्त करने का। ये बदले हुए दृष्टिकोण का परिचायक। देश के विकास की बात कोई नई नहीं, 75 साल से देश के विकास की बात होती भी रही है, इसके लिए काम भी होता है। मगर 2014 से एक प्रकार से सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी देश के विकास की परिकल्पना अस्तित्व में आई। देश का विकास इस तरह से हो कि जो देश के हर नागरिक को स्पर्श करे और देश का विकास इस तरह से हो जो देश के हर क्षेत्र को स्पर्श करे। तो सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई। 26 जनवरी के दिन वीवीआईपी मेहमानों के बीच देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण इकाई आशा कार्यकर्ता भी गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाएंगी। देश भर से इन आशा कार्यकर्ताओं को इनके अतुलनीय योगदान के सम्मान स्वरूप विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिससे ये काफी प्रसन्न हैं और प्रधानमंत्री का आभार प्रकट कर रही हैं।
बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मुझे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए 490 आशाओं में नॉमिनेट किया। मैं श्री प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शीश झुका के प्रणाम करती हूँ। उन्होंने हमें इस लायक समझा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज सोचा भी नहीं था कभी कि हम एरिया में घूमते आशा वर्कर आज इतने बड़े पद पर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठेगी और रिपब्लिक डे को ज्वाइन करेंगे। मन में एक अपार खुशी सी हो रही है कि मोदी जी ने, हमारी सरकार ने हमें इतना बड़ा सम्मान देकर आशाओं को गर्वान्वित महसूस किया है, करा है कि इतना गौरव हमें हो रहा है अपने आप पर और अपने मोदी जी पर कि उन्होंने, हम आशाएं छोटी सी इकाई हैं मेडिकल स्टाफ की, लेकिन हमारे को छोटी सी इकाई को उन्होंने इतने बड़े स्तर पर लाकर आज खड़ा कर दिया। पहली बार ऐसा मौका मिला है कि आशाओं को इतना सम्मान दिया गया है कि हमें गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में बुलाया गया है, जहां हमें मोदी जी से और अन्य हमारे को समस्त देश में इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो एक छोटी सी इकाई का कार्य करती हूँ, जिससे मुझे इतने लोगों के बीच में बराबर का बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी जी को कि उन्होंने मुझे चुना। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना और हमें वहां तक पहुंचने की अनुमति दी। इस बार के गणतंत्र दिवस में हमें 26 जनवरी की परेड में शामिल होने का और सामने से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस मौके पे शामिल होने का अवसर प्रदान किया। इसी क्रम में अलग अलग राज्यों से करीब 500 आशा वर्कर और उनके जीवन साथियों को समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आशा वर्कर का अद्वितीय योगदान को सराहते हुए स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सुविधाओं की रीढ़ है और गणतंत्र दिवस में उनका हिस्सा लेना गर्व की बात है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में करीब 500 आशा वर्कर्स व उनके परिवारजन दिल्ली आए हैं। सभी मानते हैं कि वो हमारी स्वास्थ्य जो पूरी सेवाएं हैं उसकी नींव है और इसलिए हम उनका बहुत ही अभिनंदन कर रहे हैं। आज इस सभागार में आकर के हम सबको नारी शक्ति भी महसूस हुई है। सभी आशा बहनों को, पूरे देश भर की आशा बहनों को जो आ पाई या नहीं आ पाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी कड़ी में देश के अलग अलग हिस्सों से आई आशा कार्यकर्ताओं ने भी खुशी जताई। इस बार के गणतंत्र दिवस में मैं पहली बार शामिल हुई हूँ। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को सादर नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। पूरा श्रेय मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि पहली बार इस सभा में मैं आई हूँ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे आकर, बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। थैंक यू मोदी जी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और पहली बार हम दिल्ली आए, मतलब दिल्ली ही हमने तो पहली बार देखा है और गणतंत्र दिवस में हम जो शामिल हो रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ है। अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस कर रहे हो। अपने जीवन साथी के साथ पहला मौका मिला है। हम खुद को मतलब हमेशा एक छोटी वर्कर सोचते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे मन में एक थोड़ी भावना थी। बाकी यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। गणतंत्र दिवस पर मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, तो वो कार्यक्रम देख के मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी को मैं पहली बार। और आइए सीधा रुख करेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता। We also have with us Shri Ashish Sinha, Joint Secretary who looks after South countries in Southeast Asia. With that, I invite Secretary Sir to make his opening remarks, after which we will take questions from your side. Sir, the floor is yours. Thank you, Randhir, and a very good afternoon to all of you. As you are aware, at the invitation of Prime Minister Shri Narendra Modi, the President of Indonesia, His Excellency Prabowo Subianto, is paying a state visit to India, a 4-day state visit. He arrived on the 23rd, and he will be departing later tomorrow after attending the Republic Day Parade.
The visit has its own special significance. As you might have heard, the first Republic Day of India was graced by the then President of Indonesia, His Excellency President Sukarno, and it is now after 75 years, this is the 76th Republic Day, when we again have another Indonesian president as our chief guest. In between, we have had two other Indonesian presidents as chief guests for Republic Day, so that will give you an idea of the enduring relationship that we have with this very important country in the Indo-Pacific. The President is accompanied by a high-powered delegation of 6 cabinet ministers, senior officials, and a very large business delegation which has accompanied him. I will talk more about that. This is the President's maiden state visit to India, and he has visited India before as the Defense Minister in 2020. He has met our Prime Minister in Brazil on the margins of G20 in November this year, and they have also, of course, spoken on the phone on a couple of occasions. The President had congratulated Prime Minister Shri Modi on his election victory. The President himself was elected in October, took office rather in October, and so we are very fortunate that very early on in his tenure he is visiting India. In fact, Prime Minister also remarked that it is a very good sign that both at the start of the Prime Minister's third tenure and at the beginning of the President's tenure, we are having this visit, so it will give them both the chance to have an extended period through which to work on the relationship. As you know, India and Indonesia have a relationship that goes back through millennia. You've all heard of the Bali Yatra, and not only from India, from the Orissa coast to Bali, but all over to Sumatra and Borneo, Indian seafarers have been traveling, carrying trade as well as culture between us and Indonesia. We share a common heritage of Mahabharata and the Ramayana, which brings us close together. And this year we had, for the first time, an international presence at the Bali Yatra Utsav in Cuttack, when we had representatives from 14 countries, mostly from Southeast Asian countries, who participated, and a cultural troupe had also come from Bali to do a Balinese dance. So this age-old relationship that we are now in the process of modernizing and giving it very substantive content in many areas, which I will come to. But just to carry on with the program, the President arrived in New Delhi on the 23rd evening, where he was warmly received by Minister of State in the External Affairs Ministry, Sri Pavitra Margarita, who is the Minister in attendance. And the External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, called on the President yesterday. Today was the main day of bilateral engagements. In the morning, the President was accorded a ceremonial welcome in the forecourt of Rashtrapati Bhavan by Rashtrapati Ji and Prime Minister Modi, and thereafter the President visited Rajghat to pay tribute to Mahatma Gandhi. This was followed by extensive bilateral talks, both in restricted format between the Prime Minister and the President, as well as in delegation-level talks. They undertook a review of their entire gamut of bilateral relations within the framework of the comprehensive strategic partnership which we entered into with Indonesia during the Prime Minister's 2018 visit there. The discussions covered cooperation in areas of defense and security, maritime domain, trade and investment, connectivity, digital economy, tourism, health, and people-to-people ties. The President, as you know, is particularly interested in the social security and social development programs of India. He has replicated the midday meal scheme in Indonesia. He is launching that scheme after having sent
2 teams to study the scheme in India, and he is firmly of the view that the Indian experience is replicable in Indonesia. He said repeatedly that for a country, if something works in a country of 1.4 billion people, it must be replicable elsewhere. So he is very keen to learn from our developmental experience and the experience of our social schemes, and that opens up an entire area of cooperation between us. You will subsequently see a lot of the areas of convergence and discussions that we had in the joint statement, which will be issued tomorrow. Tomorrow, right? I think tomorrow. The 2 leaders also witnessed the exchange of several bilateral documents. MOUs were exchanged, one on health cooperation between our Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Health of Indonesia. Indonesia is very keen to not only cooperate at the policy level on health, but also the government wants to attract Indian hospitals to open hospitals in Indonesia. They would like to have their doctors being trained and exposed to our health system, to undergo internships, to send students here, to send practicing doctors here, technicians on equipment, and a whole host of different areas under health. It was also discussed, the Prime Minister's Jan Aushadhi Kendras was also discussed, and how this could be something that Indonesia could look at. So the entire health field is something that has tremendous potential, which Indonesia is very keen to replicate from India. The next MOU was on maritime safety and security between the Indian Coast Guard and Bakamla, which is the Indonesian Coast Guard. The third was on in the field of traditional medicine quality assurance between the 2 sides. As you know, Indonesia also is strong on traditional medicine, and therefore both sides feel that there is a lot to be gained from this cooperation. There was another MOU in the field of digital development between the Ministry of Electronics and IT of India and the Ministry of Communications and Digital Affairs of Indonesia. And finally, a cultural exchange program between the Ministry of Culture of India and the Ministry of Culture of Indonesia. After this, there were press statements by the 2 leaders. You must have seen them, heard them. And then Prime Minister Modi hosted a lunch in honor of President Prabowo. In parallel, a CEO's forum was also held today morning. The President had brought nearly 100 businessmen with him in a very large delegation. And he also had interactions with several industry leaders in India. The CEO's forum also presented a report to the 2 foreign ministers on the way forward that they see in bilateral business cooperation. And the President repeated several times that he wanted to see greater urgency and greater implementation of business-to-business understandings. He said he offered the entire infrastructure sector of Indonesia open to Indian business. He announced that he has opened the infrastructure industry for private sector, reserved it for the private sector in Indonesia, and that Indians are free to invest in ports, airports, railway infrastructure, and many others. Later today, the President, Rashtrapati Ji, will host the President. They will have a meeting in a little while, followed by a banquet that will be hosted in his honor. A little while ago, the Vice President of India, Shri Jagdeep Dhakar Ji, called on President Prabowo, and they discussed again a wealth of issues regarding the social sector and what has been implemented in India in the recent past, whether it be in gas connections, free gas connections, solar, rooftop solar, sanitation, and schemes of the government of India in this respect. And the President was very, very interested in all of them. Tomorrow, the President will witness the Republic Day Parade as the chief guest.
And one remarkable feature of this Republic Day is that the parade is that a marching contingent and a band from Indonesia will be at the lead of our parade. This is not only the first time that we are having a contingent from Indonesia marching in Republic Day, but for Indonesia it is the first time ever that a military band and a military contingent has participated in a parade abroad anywhere. So this is of also particular import because the President is also a soldier by profession, and he himself has taken great interest in the rehearsals of the army contingent in Jakarta before they came, and he is therefore extremely happy that this honor has been given to the Indonesian army. Indonesia, as I have said, is our comprehensive strategic partner and a very important pillar of our Act East policy and our vision for the Indo-Pacific. And the visit is a very timely one, a very important one, and very substantive discussions were held in a wide range of areas that I've mentioned, and it will, we believe, certainly chart the way forward in bilateral relations for the next few years. I will stop now, and I'm open to any questions if you have any. We'll go from this side. Siddhant. Hi, sir. Siddhant from WION. Any conversation on the BrahMos missile deal? This is something that we have heard. Also, secondly, on the Aceh-Andaman connectivity, any updates, sir? Shruti. Thank you, sir. Sir, Shruti Ranjan from Bloomberg, sir, associating with Siddhant's question on the BrahMos. Also, could you give us an understanding whether India and Indonesia discussed export of rice? And if so, what kind of quantities and what time frame? Huma? 3 minutes. So I just want, if there were any discussions related to space cooperation, because Indonesia is keen to work in that sector. And what about the trade, since the trade is a little bit lopsided? So, okay. So let me first take this group of questions. On the defense side, as I mentioned, there were very wide-ranging discussions on cooperation in the defense area. Defense industry cooperation is one of the important areas that was mentioned. I won't go into the specifics of what was discussed, but I can tell you that everything from joint exercises to far greater coordination and collaboration, to greater talks, to greater training exchanges, as well as things like repair maintenance of common platforms and also repair and maintenance of platforms was discussed. Defense is also, like in the area of health, a very wide area, a very wide canvas in which we, both sides, saw tremendous potential for future development. And the President, in fact, said that he would be sending a high-power defense delegation to India within the next few weeks. So that's on the defense side. You also asked about Aceh and Andaman and connectivity. Yes, connectivity between the two countries was something that was discussed. As you know, we now have 21 flights a week between India and Indonesia. We have flights from Bangalore to Bali, from Mumbai to Jakarta, from Delhi to Bali, and we will soon have, I think, a flight from Delhi to Jakarta as well. This is important because both sides emphasize the importance of people-to-people connect. Tourism is an important area. We had last year nearly 700,000 Indian tourists visiting Indonesia. It is a very huge jump from what it was a few years ago, and there is potential for increasing that manifold. So yes, that connectivity is an important area which we discussed.
Sudhir, you mentioned BrahMos and also rice. Rice specifically was not mentioned. Of course, it has been a subject that has been raised in the past, and we have expressed our readiness to meet their requirements. As and when they have a requirement, we will be happy to help. Uma mentioned space. Yes, space is another area which we have had a long relationship in. We will also be launching a couple of Indonesian satellites with our Polar Satellite Launch Vehicle. So yes, that is one area of, also another area of cooperation. Trade. Trade is about $30 billion, which is not insubstantial. It is of course very much in favor of the Indonesian side. Their exports are about 24 billion or so, and our exports are only about 6 billion. So it was emphasized that there is a great deal of potential for Indonesia to buy more from us in many different areas, whether it be pharmaceuticals, whether it be in vehicles, there are automobiles, etc. So there is a tremendous amount of potential for that. I think I've covered. Yes. So we have more questions. Can we go from there, Shivam? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के भारत दौरे पर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का प्रसारण आप देख रहे थे। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत दौरे पर है। रुक करते हैं अगली खबर का। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड समारोह के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने खास तैयारियां की हैं। कार्यक्रम की 4K फॉर्मेट में कवरेज के लिए 50 से ज्यादा कैमरे तैनात किए गए हैं। इस मौके पर डीडी न्यूज की महानिदेशक प्रिया कुमार ने भी हालात का जायजा लिया। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त ज़मीन से 18 मीटर की ऊंचाई पर हूं और मेरे साथ है डीडी न्यूज़ की महानिदेशक। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए इस बार और क्या क्या खास तैयारी है? पहले तो हमें गर्व है कि दूरदर्शन भारत के गणतंत्र दिवस की कवरेज पूरे देश भर में ले जाता है। इस बार हमने बहुत ही व्यापक प्रबंध किए हैं कवरेज के लिए, जिसमें 360 डिग्री के कैमरास भी इंक्लूडेड हैं, जिससे कि दर्शक जो हो रहा है यहाँ पे उसको घर में बैठ के देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पे आप अगर उसे देखेंगे तो आप उसे हिला भी सकते हैं और 360 डिग्री का जो व्यू है आप देख सकते हैं। 360 डिग्री का व्यू आपको मिलेगा, 4K में आपको कवरेज मिलेगा और अलग अलग हाइट से आपको ये शॉट्स देखने को मिलेंगे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश की आन बान और शान गणतंत्र दिवस परेड के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। नई दिल्ली रेंज के ट्रैफिक डीसीपी पुलिस उपायुक्त ढाल सिंह ने इस विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल सुबह 10:30 बजे गणतंत्र दिवस परेड शुरू होगी, जो 12:30 बजे तक चलेगी। हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था 26 जनवरी की सुबह 4 बजे से रहेगी। कार्यक्रम में जिन लोगों को आमंत्रण पत्र दिए गए हैं उन्हें पार्किंग लेवल की पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में आज रात 9 बजे से प्रतिबंध शुरू हो जाएगा। दिल्ली में वाणिज्यिक वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा, केवल आवश्यक वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। 10:30 से परेड स्टार्ट होगी और जो 12:30 तक परेड चलेगी। इसके रिगार्डिंग हमारा बंदोबस्त ट्रैफिक का सुबह 4 बजे से रहेगा। पार्किंग की अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों को आमंत्रण पत्र दिए गए हैं उन्हें पार्किंग लेवल्स भी दिए गए हैं। तो पार्किंग लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो पार्किंग नंबर 1 उद्योग भवन के पीछे, 2 निर्माण भवन के पीछे, 2A, 2B, 2C निर्माण भवन और उद्योग भवन के अंदर है। वहीं जवाहरलाल नेहरू भवन में पार्किंग नंबर 2C है। पूरे बंदोबस्त में लगभग 3000 लोग लगे हुए हैं, जिनको हम लोगों ने डायरेक्शनल बोर्ड जो पार्किंग लेवल्स के बारे में बता सकते हैं वो हमने अलग अलग रास्तों पे लगाए हुए हैं। दिल्ली की मैं बात करूँ तो जो बॉर्डर इलाका है वो रात में 9 बजे से आज 25 तारीख की रात में 9 बजे से वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। कमर्शियल व्हीकल्स, HGV, LGVs का डाइवर्जन होगा। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ जो होंगी, एसेंशियल व्हीकल्स जो होंगे उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के
942 कर्मियों को वीरता सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें 95 जवानों को वीरता पदक, 101 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, 746 को सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया गया। 95 वीरता पुरस्कारों में से अधिकतर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात जवानों को दिया गया। इसमें 28 जवान नक्सल क्षेत्रों के, 28 जम्मू कश्मीर क्षेत्र के, उत्तर पूर्व के 3 जवान और अन्य क्षेत्रों के 36 जवानों को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। इसमें 78 पुलिसकर्मी और 17 अग्निशमन सेवा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं। विशिष्ट सेवा के लिए 101 राष्ट्रपति पदक में से 85 पुलिस सेवा को, 5 अग्निशमन सेवा को, 7 नागरिक सुरक्षा होमगार्ड को और 4 सुधार सेवा को प्रदान किए गए हैं। सराहनीय सेवा के लिए 746 पदक में से 634 पुलिस सेवा को, 37 अग्निशमन सेवा को, 39 नागरिक सुरक्षा होमगार्ड को और 36 सुधार सेवा को प्रदान किए गए हैं। दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई में दिल्ली पुलिस को इस सप्ताह बड़ी सफलता मिली है। इस सप्ताह 7 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासन के लिए भेजा गया। इस प्रकार 2025 में अब तक सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट द्वारा कुल मिलाकर 17 बांग्लादेशियों को निर्वासित किया गया है। डेटाबेस विश्लेषण और फील्ड वेरिफिकेशन की प्रभावी रणनीति के जरिए जिले की पुलिस ने अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान और निर्वासन करने में सफलता प्राप्त की है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि सभी निर्वासित बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के टीम ने इलीगल फॉरेनर्स के अगेंस्ट अपने ड्राइव को चलाए रखा है। इस साल 2025 में 17 बांग्लादेशी नेशनल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के टीम ने डिटेन करके डिपोर्टेशन के लिए भेजा है। ये सारे बांग्लादेशी नेशनल या तो इलीगली ओवरस्टे कर रहे थे या विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स और विदाउट वैलिड वीज़ा इंडिया में एंटर किए थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का अहम मंच है। बैठक में ऊर्जा, फार्मा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा कारोबार सुगमता के लिए नियमों को आसान बनाने पर विचार हुआ। दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन के लिए प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। और आइए सीधा रुख करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जो दिल्ली के रजौरी गार्डन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। यहां पर कुशासन चलाया है, भ्रष्टाचार चलाया है, तुष्टीकरण चलाया है और अव्यवस्था की ऐसी आपदा का शिकार हमारी दिल्ली बन गई कि इन्होंने तो कांग्रेसियों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये आपदा के शासन से आप खुश हो क्या? अरे जोर से बोलो, खुश हो क्या? अभी मोदी जी तक आवाज नहीं गया, जोर से बोलो, खुश हो क्या? 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल और केवल वादा खिलाफी और धोखा देने का काम किया है। आज मेरे घर पर एक कर्मचारी काम कर रहा है, वो दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने कहा, साहब ये क्या कर रहे हो? मैंने को बोला क्या हुआ? तो उसने कहा, मुझ पर अभी एक फोन आया कि भारतीय जनता पार्टी सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बंद कर देगी। फिर मैंने उसको ध्यान से सुना, बेचारे के मन में चिंता थी, तो मैंने कहा ये तो केजरीवाल का फोन है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो झूठ ही होगा बाद में। भाइयों बहनों, ये झूठ पर झूठ फूल बोले जा रहे हैं। मोदी जी ने स्वयं कह दिया कि कोई गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है। दिल्ली वालों, ये केजरीवाल झूठ फैला रहा है और इन्होंने जो वादे पूरे नहीं किए हैं उसको भी
हम पूरा करने का काम करेंगे हमारे संकल्प पत्र के हिसाब से। इन्होंने केवल एक ही काम किया है, धोखा देने का काम। कनेक्टिविटी के नाम पर टूटी सड़कें देने का नाम, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर मेडिकल टेस्ट में घपला करने का काम, और बारिश में दिल्ली की सड़कों को झील बनाने का काम एक केजरीवाल ने किया है और कोई काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, केजरीवाल जी ने सुशासन नाम का शब्द ही समाप्त कर दिया है। आज मैं यहां रजौरी गार्डन की ये पूरी भीड़ को, हमारे हजारों मतदाताओं को, भाइयों को, बहनों को पूछने आया था। इन्होंने कहा था कि रिहायशी इलाकों से शराब की दुकानें बंद कर देंगे। बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, हुई है? उल्टा स्कूलों, मंदिरों और गुरुद्वारा के आसपास शराब की दुकान खोलने का निर्णय किया और हजारों करोड़ का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने कठोरता से काम किया और उनको, उनके मंत्रियों को जेल में डालने का काम किया है। भाइयों बहनों, उन्होंने वादा किया था 5 साल के बाद मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, यमुना शुद्ध कर दूंगा। मुझे बताओ, यमुना जी शुद्ध हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, शुद्ध हुई है क्या? यहां छठ पूजा करने जाते हो, व्यवस्था ठीक होती है क्या? भाइयों बहनों, उन्होंने नहीं कराया, उन्होंने तो डुबकी भी नहीं लगाई। आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले को यमुना में डुबकी लगवाने का काम किया तो ये पुतला भी बीमार पड़ गया। बोलिए भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं कि हम साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना में रिवर फ्रंट 5 साल के अंदर बनाने का काम पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा था कि अस्पतालों में बेड 2 गुना करेंगे। केजरीवाल 2 गुना छोड़ो, 100 बेड भी बताए हो तो रजौरी गार्डन वालों को आकर हिसाब किताब दे दो। वो नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल अस्पतालों के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक खोलकर वहां पर घपला, घोटाला करने का काम किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत दिल्ली के रजौरी गार्डन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये झूठ फैलाया जा रहा है कि दिल्ली में गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वो भाजपा बंद करेगी, ये सरासर झूठ है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 सालों में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर 5 साल में अहमदाबाद रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाकर तैयार करेंगे। एक खुशहाल दिल्ली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को देगी। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 3 साल की मेहनत के बाद इस कानून को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आगमन से ठीक 1 दिन पहले राज्य में नया कानून लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली द्वारा सभी विभागों को जारी किए गए पत्र में 27 जनवरी को यूसीसी का पोर्टल भी लॉन्च करने की जानकारी दी गई है। लॉन्चिंग कार्यक्रम सचिवालय में दोपहर 12:30 बजे आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा।
और आइए अब बात करते हैं दिव्य और भव्य महाकुंभ की। मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने साधु संतों के साथ पूजा अर्चना की और श्री कल्याण सेवा आश्रम में श्रृंगेरी शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज से मुलाकात की। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन है। इस दिन 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने का अनुमान है। और वहीं गणतंत्र दिवस से पहले महाकुंभ में इसकी झलक दिखाई दे रही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तरह की संविधान गैलरी का निर्माण किया गया है, जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। संविधान गैलरी में संविधान की खासियत से लेकर संविधान निर्माताओं के अहम भाषण दिखाए गए हैं, जिन्हें पढ़ और सुनकर यहां आने वाले लोग भारत के संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका मिला है अपने संविधान के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये महाकुंभ जैसा अवसर भी है और 26 जनवरी भी आने वाला है। ये डिस्प्ले पे तो मोस्टली जैसे अब ये पीछे आप प्रोजेक्टर में देखेंगे तो वहाँ पे जैसे जो भी स्पीचेस दी गई थी संविधान सभा की जितनी बैठकें हुई थी, जिन्हों भी पॉइंट ऑफ व्यूज थे जितने बड़े बड़े महान नेताओं के, वो सब उसका अपने उनकी वो चलाई जा रही है, रियल स्पीचेस चल रही है वो हैं। बाकी स्मार्ट बोर्ड्स पे हम वो मूल संविधान की जो भी मतलब एक ब्रीफली कह दीजिए एक ब्रीफ नॉलेज है पूरा उसके लोग उसको पढ़ रहे हैं। अब स्मार्ट बोर्ड है तो लोग खुद भी बहुत इंटरेस्ट लेके उसे क्लिक करके देख रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें उन्हीं के लिए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन का एक एक पल राष्ट्र को समर्पित किया। उनके खून का एक एक कतरा देश को अर्पित रहा। ऐसे महान सपूत युग दृष्टा नेताजी की विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतिहास के पन्नों में आजादी के बाद महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को भुला देने, उनकी विरासत को बिसरा देने के प्रयास किए गए। लेकिन बीते एक दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुमनाम नायकों को कृतज्ञ राष्ट्र ने सम्मानित किया है। इनसे अब युवा पीढ़ियां प्रेरित हो रही हैं। आज का क्या दिवस है? हाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा में कहा? तो आज कटक में बहुत बड़ा समारोह हो रहा है, जहाँ सुभाष बाबू का जन्म है। सुभाष बाबू एक रेडियो चलाते थे, पता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत मां के ऐसे सपूत हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, लेकिन आजादी के बाद उनकी विरासत को बिसराया गया। यूं तो हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी का जन्म दिवस मनाया जाता रहा, लेकिन ये सिर्फ रस्म अदायगी तक ही सीमित था। बदलाव आया 2014 में, जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके बाद नेताजी से जुड़ी 304 फाइलों को साल 2016 में सार्वजनिक किया गया। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम बदले गए। हेवलॉक का नाम स्वराज, नील का शहीद और रॉस का नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया। 23 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले में नेताजी को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया। साल 2019 से भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए वार्षिक पुरस्कार स्थापित किए गए। 23 जनवरी 2021 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री ने नेताजी पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। 8 सितंबर 2022 में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा का अनावरण हुआ। साल 2023 में अंडमान के सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पर म्यूजियम मॉडल का उद्घाटन किया गया। वहीं मन की बात कार्यक्रम एक बड़ा जरिया बना नेताजी की विरासत को आम जन के साथ साझा करने का। प्रधानमंत्री ने कई बार नेताजी के जीवन से जुड़ी घटनाओं का जिक्र कर युवाओं को प्रेरित करने का काम किया। आज भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है।
अपनी विरासत पर गर्व करते हुए विकास कर रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर लाल किले पर मुझे तिरंगा फहराने का मौका मिला था। उस ऐतिहासिक अवसर को मैं कभी भूल नहीं सकता। विकसित भारत का संकल्प लिए भारत अब गुलाम मानसिकता को पीछे छोड़ चुका है। मातृभूमि के लिए समर्पित सपूतों की अटूट भक्ति, अद्वितीय शौर्य का अब गौरव गान किया जा रहा है और एक अमिट छाप बनाई जा रही है। इतिहास में ऐसे नायकों को अब उनका स्थान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमास ने बंधक बनाए गए 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया है। हमास की ओर से सभी बंधकों को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को सौंपा गया। दरअसल हमास ने यह फैसला युद्ध विराम समझौते के तहत किया है, जिसमें दोनों तरफ से बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने को लेकर आपसी सहमति बनी थी। रिहा की गई सभी बंधक 7 अक्टूबर 2023 से हमास के कब्जे में थी। हालांकि इस रिहाई के बदले इजराइल की ओर से भी हमास से जुड़े लगभग 200 बंदियों को रिहा किया जाएगा। हाल ही में हमास ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 3 इजरायली नागरिकों को रिहा किया था। अमेरिका की मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। रोमांचक फाइनल में मैडिसन कीज ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आरियाना साबालेंका को हराने में सफलता पाई। कीज ने साबालेंका को 3 सेट के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-3, 2-6, 7-5 के अंतर से शिकस्त दी। मैडिसन कीज दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंची और करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।